नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 10 मई और 10 मई के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को सबसे पहले हम लोग कवर अप करना शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर। दूसरा है सीसीटीवी कैमरेज प्रिवेसी। अभी आपने सुना है मणिपुर में बहुत ज्यादा वायलेंस चल रहा है, जो वहाँ की मेतई समुदाय है, अनुसूचित जनजाति है, उन सबके दर्जे के ऊपर। फिर है आधार के दायरे का विस्तार, करेंसी के ऊपर, और हमारा शुगर इंडस्ट्री। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई देखो, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, आप सभी लोग उनको जरूर जानते हैं। इनको बंगाल के बार्ड के रूप में जाना जाता है। ये भारत के एक प्रसिद्ध बंगाल के क्रांतिकारी हैं, शिक्षाविद हैं, कवि हैं, लेखक हैं। नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। भारत का राष्ट्रगान इन्होंने जो है वो लिखा हुआ है। इवन जो इन्होंने बांग्लादेश का भी अमर सोनार बांग्ला वो भी लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ऐसे यूरोपियन इंडियन है जिनको गीतांजलि नामक कविता के लिए नोबेल पुरस्कार हुआ था। एंड साथ ही साथ ये इंडिया के प्लस वर्ल्ड एशिया के पहले ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया। इनको गुरुदेव को भी गुरु बिस्को भी इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका कलकत्ता बंगाल में जन्म हुआ था 7 मई को। और इनको जो ये बुक्स वगैरह लिखते थे उसमें कौन सा नाम यूज करते थे? भानु सिम्हा। ठीक है, इन्होंने गीतांजलि, भारत भाग्य विधाता, जनगण मन, काफी सारी चीजें लिखी। ठीक है भाई, अब हम इनके बारे में हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं कि और इनके बारे में हर एग्जाम के लिए क्या बन सकता है। देख लीजिए यहाँ पर कि जनगण मन देश के लिए उनके प्रमुख योगदान में से एक है। उनके छंद जो है भारतो भाग्य विधाता से लिया गया, जो कि बंगाल में 5 छंदों में लिखा गया था। और पहली बार ये 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था। साथ ही साथ पहली बार 1911 कलकत्ता सेशन में राष्ट्रगान को सबसे पहली बार गाया गया। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, लिखा नहीं हुआ है इसमें। उसके अलावा जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने अमर सोनार बांग्ला लिखा है। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो श्रीलंका के संगीतकार आनंद समूरकून है, इन्होंने श्रीलंका का राष्ट्रगान, जिसे श्रीलंका मठ कहा जाता है, उन्होंने कभी ये लिखा था, ऐसा कहा जाता है। मतलब इनसे इंस्पायर्ड था। इन्होंने शांति निकेतन बनाया और इन्हीं शांति निकेतन के जो बहुत सारे पेंटर्स थे, उन्होंने इंडिया में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। इवन इन्होंने भी बहुत सी पेंटिंग्स बनाई है। इनको भी बहुत पसंद है पेंटिंग वगैरह करना। तो उन्होंने जीवन के अंतिम 13 वर्षों में 1928 की शुरुआत में 2300 से ज्यादा पेंटिंग, चित्र, रेखा चित्र, ये सब बनाने का इनको बहुत शौक था। द कल्ट ऑफ द चरखा के नाम से इन्होंने एक निबंध भी लिखा था। स्वदेशी आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन, ये सब इन्होंने यहाँ पर काफी जो है ये बड़ी बड़ी चीजें इन्होंने करी हैं। तो मतलब वही है टैगोर है जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। असल में इनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनको महात्मा का टाइटल चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है भाई। और गांधी जी को बापू का टाइटल किसने दिया था? वो लिख लो भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बापू का टाइटल दिया गया था संत राउत द्वारा। ये आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ा है ना? चंपारण सत्याग्रह में ही एक जो है पर्सन थे, साथ में राजकुमार शुक्ला और संत राउत, दोनों ने मिलकर के ये टाइटल दिया था। ठीक है भाई, तो ये सब आपको फैक्ट अलग से याद करने हैं। और ये देख सकते हैं इन्होंने एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है कलकत्ता में स्थापना करी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये पॉलीमठ के रूप में जाने जाते हैं। देखो पढ़ो इनके बारे में ये सारी चीजें। तो ये एक पिक्चर, आपके इस पिक्चर में लिखे हुए सारे फैक्ट्स आपको यूं ही लर्न होने चाहिए। आगे पीछे नहीं करोगे कोई भी फैक्ट, जैसा लिखा गया वैसे आपको इसको एग्जैक्टली लर्न करना है सब। ठीक है, सबसे लर्न हो जाएगा ना ये सारे फैक्ट्स।
और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको और क्या याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनके जो शांति निकेतन के लोग थे, जो उनके शांति निकेतन के पेंटर्स थे, वो शांति निकेतन के पेंटर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कैलीग्राफ्ट किया है। कैलीग्राफी का मतलब होता है लिखा है उनपे, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप लोगों ने जब अपनी पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा एंड नंदलाल बोस। ये वन ऑफ दो पर्सन है जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कैलीग्राफ किया है। ठीक है। एंड ये सब शांति निकेतन से बिलोंग करते थे। शांति निकेतन सबकी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस थी पेंटर्स के लिए वेस्ट बंगाल में। एक्चुअली में शांति निकेतन इनके फादर ने बनाई थी, द्वारका नाथ, सॉरी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। लेकिन ये साथ में जुड़े हुए थे, ये बहुत हेल्प कराते थे, ये जुड़े हुए थे साथ में। सो यू कैन से दैट ही वाज द पर्सन हु वाज एसोसिएटेड। आई एम नॉट सेइंग कि ही फाउंडेड, ही वाज एसोसिएटेड। हाँ, फादर के साथ मिलके ही फाउंडेड, फादर के साथ पूरा सपोर्ट किया था। ओके, सो यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, ऑल दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड जब इनको नाइटहुड का टाइटल मिला, सर का टाइटल मिला, तब इन्होंने 1919 जलियांवाला बाग के समय वो टाइटल को गिव अप कर दिया था एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब जलियांवाला बाग हुआ था तब गांधी जी ने भी केसरी हिंद का टाइटल दे दिया था वापस ब्रिटिश सरकार को। इवन सरोजनी नायडू ने भी केसरी हिंद का टाइटल वापस दे दिया था प्रोटेस्ट की फॉर्म में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का टाइटल दिया था। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। जो जो टाइटल्स गिव अप कर दिए गए हैं, जो जो नाम है, वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें गिव अप कर दी है, कौन सा क्या चीज है। लर्न हो जाएगा सब लोगों को यहाँ तक? इज इट इजी? राइट, बढ़ते हैं आगे। सीसीटीवी कैमरास। अब यहाँ पर ये आ रही है कि भाई सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्राइवेसी पर आक्रमण करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हर जगह सीसीटीवी, दिल्ली और चेन्नई में तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, आप देखो घरों के लोग, पहले तो चलो ऑफिसेज में, बड़े बड़े ऑफिसेज में लगता था, अब तो घरों में भी लगा दिए गए, बहुत इजीली, बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। क्लासरूम्स में, हर स्कूल में लगा होता है, हर इंस्टीट्यूट में लगा हुआ होता है, घरों के बाहर भी लगाते हैं ताकि चोरी वगैरह उससे पता चल जाता है। तो उससे ये बोला जाता है कि भाई कैमरे अगर लगे होंगे ना, जो ट्रैफिक एरियाज में या काफी जगह पर, तो उससे जो एक पूरा क्राइम है ना वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हम पे नजर भी तो रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो सर्विलेंस है ना, वो बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। हाल ही में क्या हुआ, जो तेलंगाना है वहां पे गलत आदमी को तब पकड़ा गया जब अधिकारियों ने कथित तौर पर सुरक्षा कैमरे की फुटेज से उसको चेन स्नैचिंग घटना में संभावित अपराधी के रूप में पहचाना था और रिहा हुआ वो बंदा, तो उसकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। तो देखो, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए या नहीं, ये तो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स में क्या आप लिख सकते हो कि भाई हमारे को बता, पुलिस को मदद करते हैं कि भाई ये पर्सन यहाँ से बाहर निकला है तो ये कहाँ पे गया है, अभी इसकी गाड़ी यहाँ पे दिखी, इसकी गाड़ी का नंबर क्या है, सबको पता ना, ये हेल्प तो मिलती है। ठीक है, आपको अगर कोई क्राइम हुआ तो उससे जुड़े हुए एविडेंस सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, आपको थोड़ा इजी हो जाती है हमारी लाइफ। महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उसमें हेल्प कर जाती है, पार्किंग वगैरह में लगा हुआ है अगर सीसीटीवी, और तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन इसमें यहाँ पर अगेंस्ट में भी चीज है, क्योंकि यूके में अभी एक स्टडी की गई है, उसके यूके की स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो कैमरा और अपराध में क्या है, कई बार कैमरे तो काम ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में केवल इतने परसेंट कैमरा काम कर रहे हैं। ठीक है, और महिलाओं के विरुद्ध जो अधिकार, जो भी अपराध होते हैं वो ज्यादातर घर में होते हैं या बाहर होते हैं, तो घर के अंदर तो हम इसको सीसीटीवी लगाना संभव नहीं है ना, घर में तो सीसीटीवी लगा नहीं सकते हैं। निर्भरता ज्यादा बढ़ जाती है, और निर्भरता के परिणाम झूठी नकारात्मक भी हो सकती है, झूठी सकारात्मक भी हो सकती है, तो अलग अलग चीजों के रूप में ये चीज बाहर निकल करके आती है। ठीक है, और अभी वर्तमान में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि भाई कैमरा जो है हमारा डेटा कैसे यूज करते हैं, इस डेटा को कब मिटाया जाता है, ये डेटा किसके साथ हमारा जो है वो यूज कर सकते हैं, इस फुटेज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी तक तो भारत में सीसीटीवी से जुड़ा हुआ कोई भी लॉ नहीं है, और आज के टाइम पे सीसीटीवी के साथ भी छेड़खानी करना बहुत आसान है। जो हैकर्स और जो लोग होते हैं ना जिनका काम ही है ये करना, बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीजें। ठीक है, तो भाई अभी फिलहाल की बात टाइम में जो डेटा है ना,
वो एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए, और अगर वो यूज हो चुका है तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इसके ऊपर एक लॉ, जैसे आप साइबर सिक्योरिटी पे लॉ बना रहे हो, वो हर चीज पे लॉज बना रखे हैं भारत में, तो देर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप प्रॉपर एक लॉ फ्रेम करो इसके लिए। तो अभी तक फिलहाल इंडिया में किसी भी टाइप का कोई लॉ फ्रेम नहीं है इस पूरे टॉपिक पर, ठीक है। देर इज अ रिक्वायरमेंट कि अभी हम एक पूरा लॉ फ्रेम करें इस पूरे टॉपिक पर, ठीक है ना। तो ये है भाई रिकमेंडेशंस कुछ इसकी, अगर आपकी मान लीजिए सीएपीएफ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 6 अगस्त को आएगा, तो उस टॉपिक के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आप क्या चाहते हैं कि लॉ कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। तो थोड़े से पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो कि कमीशन बनाई जाए, वो कमीशन सजेशन देखिए हम किस तरीके से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो दैट कैन बी दी पॉइंट। अब आता है जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, वो है मणिपुर में वायलेंस चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि 3 मई से शुरू हुआ था, जब मणिपुर के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो यहाँ पर मेतई वहां की एक समुदाय है, उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की 10 साल पुरानी अनुशंसा को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। तो मेती जो समुदाय है के पक्ष में मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक आदेश के बाद सेना और असम राइफल्स ने प्रभावित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी करवाया था। तो यहाँ पर ये ऑर्डर तो पास कर दिया गया था, तो उसी के ऊपर जो है पूरा यहाँ पे चल रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 366 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति के रूप में डिक्लेयर कर सकती है, और पार्लियामेंट यहाँ पर वो लिस्ट को यहाँ पर ड्रॉ करेगी, किसको इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना है, वो सब बनाएगी। और ऐसा नहीं कि आप किसी को भी स्केड्यूल ट्राइब बना दोगे अनुसूचित जनजाति, उसको बनाने का भी एक पूरा क्राइटेरिया होता है। ये 4 कैटेगरीज होती हैं विशेषताओं में। भाई उनकी कुछ आदिम विशेषताएं होनी चाहिए, उनकी संस्कृति अलग होनी चाहिए, मानव समुदाय के साथ वो यहाँ पर संपर्क में संकोच करते हो, आइसोलेशन में रहते हो, और वो भौगोलिक अलगाव के रूप में ही हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी काफी सारी जो है जगह है जिसमें मतलब ये एक तरीके से एसटी का डिटर्मिनेशन होता है। अब जो अगर मैं मणिपुर की बात करूं, तो मणिपुर में 64% से ज्यादा जो है मेतई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और इस घाटी में राज्य का केवल 10% भूभाग शामिल है, और ये मेतई पंगालों का भी एक विजय है। बाकी जो बचे में 90% घाटी है, वहां पे पहाड़ियां ही पहाड़ियां बनी हुई है, और जिसमें बहुत कम आबादी रहती है, ठीक है भाई। तो पूरा काफी पहाड़ियों वाला इलाका है ना, वहां पे कुछ कुकी ट्राइब है, कुछ नागा ट्राइब है, ऐसे रहते हैं। तो मेतई कम्युनिटी की अब डिमांड क्या है वो देख लेते हैं। मेतई कम्युनिटी यहाँ पर ये कह रही है 2012 से मणिपुर के जो अनुसूचित जनजाति मांग समिति है, उन्होंने ये बोला है कि मेतई समुदाय को क्या बना दो, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करो। तो हाल ही में मेतई जनजाति समूह ने मणिपुर के जो उच्च न्यायालय वहां पे गए, राज्य सरकार ने ये बोला कि भाई मणिपुर के जो मेतई लोग हैं उनको हम शामिल करने के लिए तैयार है, लेकिन अब ऐसे तो है नहीं कि शामिल कर देगी राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाना पड़ेगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक आपको पूरा जाना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद आप इसका एक डिसीजन निकाल सकते हो। तो यू हैव टू गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट, एंड देन आप इसका कोई भी डिसीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने में ही यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, ठीक है भाई। यहाँ पर मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति ने राज्य और केंद्र सरकारों से कई दलीलें कर इस बात पर यह भी प्रकाश डाला गया कि भाई जो मैतेई है वो धीरे धीरे अपनी पैतृक भूमि में रहकर सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनकी आबादी कम होती जा रही है, तो आपको यहाँ पर उनको अनुसूचित जाति में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है भाई। तो जनजाति समूह जो है वो इस बात से चिंतित है कि मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति जिनकी घाटी क्षेत्र में एक प्रमुख आबादी का एरिया आता है, तो हमें यहाँ पर नकारात्मक हमें सोच हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैतेई जो है वो अपनी, उनको जरूरत नहीं है ये सब करने की, वो पहले से ही इस चीज में सुखी हैं। तो बेसिकली ना इसी चीज के लेकर के वहां पे काफी ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये इजी प्रोटेस्ट नहीं है, ये नहीं कि बहुत इजी तरीके से चल रहा है हो गया, नहीं, बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी सारी चीजों को लेकर के प्रोटेस्ट है उधर। तो वो प्रोटेस्ट जो है वो काफी बड़े लेवल पे चल रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन से कि काफी बड़ा एरिया इससे इम्पैक्ट हुआ है, ओके। So that's how you have to remember this whole topic.
और अभी कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि सरकार को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, सरकार को ही इसके लिए एक बेसिक डिसीजन निकालना चाहिए। अगला है आधार के दायरे को बढ़ाने की बात चल रही है। आधार के दायरे को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए भाई, अभी सरकार भी कह रही है कि भाई अब कस्टमर्स को वेरीफाई करने के लिए नई नई चीजें यहाँ पर हमें करनी होंगी। तो यहाँ पर अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि भाई अमेजोन, आदित्य बिरला वगैरह वगैरह, इन सब ने भी अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को आधार के थ्रू ही वेरीफाई करना है। तो आधार को एक बहुत बड़े लेवल पे वेरीफाई करने के लिए एक नया स्कीम यहाँ पे स्टार्ट हुई है। आप जानते हैं आधार UIDAI इंट्रोड्यूस करके लाया है, 12 नंबर का एक डिजिट होता है। और इस पूरे आधार में आपको एक अलग से UI नंबर दिया जाता है, UID होता है, ताकि आप हर एक चीज के लिए आपकी एक अलग से पहचान बन जाती है। तो आधार के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं, तो यही है बस इसके अंदर। अगर हम आधार को बढ़ा देते हैं तो OTP बेस्ड आपको यहाँ पर पूरा KYC होगी, नो योर कस्टमर होगी, और आपको जो है अब लोन वगैरह मिलना इजी हो जाएगा बैंक्स के थ्रू। फाइनेंशियल सर्विसेज आपको इजी हो जाएंगे। जो सूक्ष्म वित्त होता है, माइक्रो फाइनेंस, छोटे छोटे लोन चाहिए होते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा लोन, पर हाँ, लोन जो है वो इजी हो जाता है मिलना यहाँ पर। और जो क्रेडिट होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, औपचारिक क्रेडिट का जो एक बड़ा नेटवर्क है ना, वो फैलना शुरू हो जाता है बड़े लेवल पे, है ना। तो ये सब इसी का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, सबसे बड़ा इशू प्रिवेसी, सबसे बड़ा यही है। प्राइवेट कंपनी अपने इस डेटा को कस्टमर टारगेट में, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करने में यूज कर सकती है। तो इससे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आधार का डेटा उनके पास चला गया, दैट मीन्स सारा डेटा उनके पास चला गया। सारा का सारा डेटा ही हो गया ना, आधार के डेटा में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो इतना बड़ा जो है सब कुछ उनके पास अगर डेटा चला जाएगा तो इट विल कॉज प्रॉब्लम टू अस। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसमें याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज जो है वो इसी की मांग कर रही है। और आधार का जो एम था पहले, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो, ये एक फाइनेंशियल एक बढ़िया लेवल का हो सकता है कि भाई फाइनेंसेस में आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं, फाइनेंशियल लेवल को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी यहाँ पर है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ टॉपिक, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। करेंसी और फाइनेंस के ऊपर रिपोर्ट जारी हुई है 2022-23 की, जिसमें क्लाइमेट चेंज में ये बोला गया कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हम कुछ काम करते हैं तो भारत को 85.6 लाख करोड़ का और खर्चा करना पड़ेगा। रिपोर्ट आई है जिसका नाम है टुवर्ड्स अ ग्रीन क्लीनर ग्रीनर इंडिया, की आगे आने वाले समय में भारत को 2030 तक तकरीबन 85 लाख करोड़ का खर्चा सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर करना पड़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? तो इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज के समय में बहुत न्यूज में है। तो इसमें अब हम देखो यहाँ पर इंडिया जो है, आपको पता है कि हमारे COP26 में मोदी जी वादा करके आए थे कि हम 2070 तक आते आते नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेंगे। और जलवायु घटनाओं के कारण जितनी भी चीजें हो रही है, 2030 तक हम यहाँ पर उसमें ग्रीन क्लाइमेट को अडॉप्ट करेंगे, वित्तीय प्रणाली में चेंजेस लेकर के आएंगे, इन्वायरमेंट में चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। काफी चीजों के बारे में बातें करी गई हैं कि हम ये चीजें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है यहाँ पर वो बोली गई हैं और करने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई करने की कोशिश नहीं की जा रही। तो ये आप लोगों से जो है वो सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अब इसमें सर्वे वगैरह हुआ है हमें टारगेट्स को रिड्यूस करने को, तो ये छोटा सा टॉपिक था, बस अभी इतना ही आया है, ये आपको बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन देगी। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, वो है शुगर इंडस्ट्री के ऊपर। भारत अच्छी खासी यहाँ पर ग्रो करता है। जो हमारा घरेलू उत्पादन जो है, अगर हम उसको देखें तो हमारे हम यहाँ पर 10 लाख टन से ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये एस्टिमेशन है यहाँ पर।
तो शुगर केन की अगर मैं बात करूँ तो शुगर केन जो है वो बांस के पौधे से संबंध रखता है, भारत का स्वदेशी है। लंबी अवधि के लिए उगाया जाता है, परिपक्व होने में इसको 10 से 15 महीने लग जाते हैं। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में आर्द्र जलवायु, वार्म क्लाइमेट चल जाएगा। आमतौर पर 100 से 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ पे बढ़ जाती है। दोमट, चिकनी दोमट, काली सूती मिट्टी, भूरी, लाल दोमट, लेटराइट मिट्टी जो होती है वो सब इसमें यहाँ पर अच्छा खासा है। सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? यूपी में है, सतलुज गंगा के एरिया में है। ब्लैक सॉइल काफी अच्छा रहता है इसके लिए। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ सॉइल। और जो शुगर इंडस्ट्री पूरी है भारत के अंदर, वो वहीं पर उगाई जाती है ज्यादातर जहां पर शुगर केन आपको मिल जाता है, गन्ना मिल जाता है। तो गन्ने की जहां जहाँ पे खेती होती है वहीं पर ही शुगर की इंडस्ट्री लगाई जाती है, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है फिर उस चीज का। ठीक है, सुक्रोज की सामग्री लाने आने में इजी हो जाता है। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र इसको डोमिनेट कर रहा है इंडिया में। यूपी सेकंड नंबर पे है, तमिलनाडु भी इस पे आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, पर टॉप में यहाँ पर महाराष्ट्र आता है। पूरे इंडिया में जितनी भी शुगर केन की प्रोडक्शन होती है उसमें 33% शुगर केन प्रोडक्शन महाराष्ट्र में अकेले होती है, फिर यूपी में होती है, फिर तमिलनाडु में होती है। ठीक है, कुछ एरियाज के नाम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में भी होती है और पेनिनसुलर इंडिया में भी होती है। जो नॉर्थ इंडिया में है यहाँ पर जो गन्ना उगाया जाता है वो हाई वेराइटी का होता है। ठीक है। और साउथ में जो गन्ने की पेराई का मौसम होता है वो उत्तर की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक लंबा होता है। दक्षिण भारत की अधिकांश मिलें नई और आधुनिक मशीनरी से सुसज्जित भी होती है, तो काफी अच्छे तरीके से साउथ में हम लोग ग्रो कर सकते हैं आज आगे आने वाले समय में। फिलहाल की बात नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले समय की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या है? गन्ने की उपज कम है कई जगह पर, प्लस पेराई की अवधि कम है, उतार चढ़ाव कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं, बहुत कॉमन है, उतार चढ़ाव देखने को मिलते ही रहते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ रिकवरी रेट कम होता है। तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। अगर आप इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक से बन सकते हैं। थोड़ा छोटा छोटा सवाल इसके ऊपर इजीली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो ये भी आप लोगों को अलग से पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना है अपना। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा टॉपिक जितना जितना बताया है उसी को आप अच्छे से लर्न कर लो। इसी के कुछ कुछ फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन आर्टिकल 355 से जुड़ा हुआ है। 355 यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, ये प्रेसिडेंट रूल और इमरजेंसी जैसे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो देखो भाई, केंद्र ने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर में इसका उपयोग किया है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अभी जब भी कभी स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रॉब्लम हो गया है, तो स्टेट की उस इमरजेंसी के सिचुएशन को रोकने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। कभी भी इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई या कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हुई है, मतलब सारी जो स्टेट की चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल नहीं रही है, तो उस समय किसकी जिम्मेदारी बनती है? उस समय हमारे जो वहां का स्टेट है उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो यहाँ पे चीजों को सारा संभाल सकता है। ठीक है भाई। ये आप लोगों को पूरा याद रखना है एक अलग से, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई। तो आर्टिकल 355 मणिपुर में एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज भी किया जा चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक स्टेट इमरजेंसी कहाँ कहाँ पे लग चुकी है, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेट इमरजेंसी लगी भी मणिपुर में ही है। ठीक है। क्योंकि मणिपुर अपने आप में ऐसी स्टेट है जहां पर ये स्टेट इमरजेंसी वगैरह और ये सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पे काफी चलती रहती है, तो उस हिसाब से वहां पे लगी है। पहली स्टेट कौन सी है जहां पे लगी है? पहली स्टेट आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेट जहां पे नेशनल स्टेट इमरजेंसी लगी है वो है पंजाब। पेप्सू कहते थे उस समय उसको। तो पहली वहां थी। फिर उसके बाद कई जगह पे लगी है। यूपी में बहुत बार लगी है, मणिपुर में लगी है, जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे समय के लिए रही है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। अब कहाँ पे नहीं लगी है, अब मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारी स्टेट की इमरजेंसी है वो कहाँ पे नहीं लगी है। तो देखो भाई, एक तो अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं लगी है, और
तेलंगाना में, दो ही याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ठीक है भाई, लिख लो इसको। ठीक है भाई, हो जाएगा यहाँ तक सब लोगों को। उसके बाद आपका लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है आज का, वो है फ्रंट रनिंग के। नेक्स्ट है हमारा फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रनिंग का मतलब क्या होता है? ये एक अवैध प्रथा होती है स्टॉक मार्केट में, जहां एक इकाई ब्रोकर या विश्लेषक से उन्नत जानकारी के आधार पर व्यापार करती है, और भारत में कानूनी रूप से इसको लीगल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये एक हमारी एक प्रथा होती है जिसे हम कहते हैं फ्रंट रनिंग। चाहिए भाई, ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। फ्रंट रनिंग की जो है वो क्या चीज का मीनिंग क्या होता है। तो ये एक मार्केट की एक कॉन्सेप्ट होता है, इलीगल प्रैक्टिस है लेकिन लीगल जो है, मतलब इलीगल है ये इंडिया में। ये जो है इसको इंडिया में इलीगल इसको बताया गया है। ठीक है भाई, तो ये क्या है? इलीगल है। ए करेक्ट है, सेकंड गलत है। ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं फ्रंट रनिंग, इसको आप कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो ये था आपके आज के टॉपिक्स पूरे, इसको कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।